नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम मैट्रिक बिहार बोर्ड 2023 को टारगेट करते हुए आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन में इकाई 3, इकाई क्या पढ़ेंगे सर? इकाई 3 पढ़ेंगे। तो इकाई 3 में सबसे पहले है कि आपदा। तो आपदा किसे कहेंगे? तो अचानक होने वाली वैसी घटनाएं जिससे काफ़ी ज़्यादा जान माल की हानि होती है, उसी को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं, चाहे वो मानव द्वारा किया गया हो या प्राकृतिक द्वारा। चलिए सर, आपदा हो गया। अब आपदा प्रबंधन किसे कहेंगे? आपदा प्रबंधन। तो आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना ही क्या कहलाता है? आपदा कहलाता है। आगे सर, भूकंप। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। भूकंप। तो भूकंप पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने से एक तरंग उत्पन्न होता है जिससे पृथ्वी हिल जाती है, उसी को क्या कहते हैं? भूकंप। चलिए, सुनामी। जब समुद्र में लहरें आती है, समुद्र की लहरें काफ़ी ऊंची, कई मीटर ऊंची ऊपर उठ जाती है और समुद्र के तट में तबाही मचा देती है, उसी को क्या कहेंगे? सुनामी। अब हम इसके चलते ये इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम अध्ययन करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, तभी आपको कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ ध्यान से देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बात और है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ता ही जाएगा। पृथ्वी के जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। भूपटल के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसा सुनामी आया था। तो कहाँ से लेकर सर? दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी। ये पूछेगा आगे अब ऑब्जेक्टिव में आपसे कि कौन सी जगह पे बाढ़ सुनामी आया था। तो बंगाल की खाड़ी। क्या मारना है सर? बंगाल की खाड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक ऐसा सुनामी आया था जिससे सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए थे। कई नाविकों का आता पता नहीं चला था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पॉइंट तरंग झटके से विलुप्त हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से आपको एक चीज नोट करना है कि भूकंप और सुनामी ऊर्जा तरंग की गहनता का मापन रिएक्टर स्केल की मदद से होता है। किसके मदद से होता है? इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। किसके मदद से होता है सर? तो ये किनके मदद से होता है बच्चों? तो मापकल रिक्टर के मदद से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूकंप और सुनामी का प्रभाव वैसे क्षेत्रों में देखने को ज़्यादा मिलता है जहां भूपटल की चट्टानें विलुप्त होती है, अर्थात वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार, महासागरीय गत, ये सब होता है। यानी कि जहाँ पे भूकंप दिखने को मिलेगा वहाँ पे भूमि में पत्थरों, चट्टानों की मात्रा कम रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दोनों प्राकृतिक द्वारा एक ऐसी घटनाएं हैं जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। भूकंप की स्थिति भवनों का, देखिए कभी कभी पूछता है कि भूकंप से होने वाली हानियों को लिखें, तो क्या लिखेगा सर? भूकंप की स्थिति में भवनों को गिरना, पुल का टूटना, जमीन में दरार होना, इन दरारों से गर्म जल का स्रोत निकलना जैसी घटनाएं उत्पन्न होती है, जिससे भारी बर्बादी होती है। तो ये लिख लीजिएगा बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। तो सुनामी से क्या क्या नुकसान होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सुनामी से क्या क्या नुकसान होती है सर? चलिए, सुनामी से क्या क्या नुकसान होते हैं? तो सुनामी की लहरें तट पर विनाश लीला लाती है। इसमें तट के किनारे आनंद ले रहे पर्यटकों, मछुआरों और नारियल के कृषकों को प्रभावित होते हैं। देखते होंगे समुद्र के तट पर कुछ लोग प्रेमिका भी जाकर अपने आनंद ले रहे होते हैं, तो इनको भी नुकसान पहुंचाएगा कौन? सुनामी। कौन पहुंचाएगा? सुनामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य सर, भारत में भूकंप क्षेत्र, ये पूछेगा कि भारत में भूकंप क्षेत्र को कितने जोन में बांटा गया है बच्चों? तो 5 जोन में।
पहला जोन में सर, तो पहला जोन में खतरे की कम संभावना रहती है। पहला जोन में खतरे की कम संभावना रहती है। और दूसरा जोन सर, तो दूसरा जोन इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो हम आपको बता चुके हैं, प्रायद्वीपीय भारत सर वह देखिए ये यही आकार क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत, यानी भारत दक्षिण भारत का आकार कैसा, प्रायद्वीपीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में भूकंप को कितने जोन में बांटा गया, 5। कितने जोन में सर, 5। पहला जोन में खतरा कम रहता है, दूसरा में इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप की संभावना तो होती है लेकिन तीव्रता कम होने के कारण अति सीमित खतरे होते हैं, यानी ना के बराबर। यहाँ भी क्या होता है सर, यहाँ भी क्या होता है सर, भूकंप ना के बराबर, खतरे ना के बराबर। चलिए जोन 3, इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। ये मैदान के बारे में हम क्लास 9 में पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे तो निश्चित पढ़ेंगे। यहाँ भूकंप का प्रभाव देखने को मिलता है लेकिन वहाँ कभी कभी विनाशकारी होते हैं। 20वीं शताब्दी के करीब 20 बार भूकंप तटीय तीव्र में झटके अनुभव किए गए, लेकिन सिर्फ 1934 में। हाँ तो देखिए यहाँ से नोट करने वाला पॉइंट है छोटू। तो भारत में सबसे भयानक भूकंप कब आया था, 1934 में। कब आया था सर, 1934 में। कब आया था सर, 1934 में। देखिए वर्ष 2008 में भूकंप का झटका आया था परंतु उतना खतरा नहीं कर पाया। सबसे खतरीला सर, तो 4 और 5। देखिए पहला, चौथा जोन था, इसमें अधिक खतरे की संभावना मुख्यतः शिवालिका हिमालय। तो हिमालय के 3 भागों में बांटा गया, आप जानते होंगे, 9 पढ़े होंगे तो। लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका। लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका। शिवालिका सबसे निचली सतह को कहा जाता है। तो चलिए का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी का पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में आता है। इसी वर्ग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। यहाँ लगभग खतरे की ज्यादा संभावना रहती है। तो सर सबसे ज्यादा अगर खतरा, तो सबसे ज्यादा खतरा छोटू आपको जोन 5 में मिलेगा। कौन में, जोन 5 में। यहाँ सर्वाधिक खतरे होते हैं। इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुमायूं पर्वत, सिक्किम तथा दार्जिलिंग का पहाड़ी का क्षेत्र आता है। और सबसे खतरीला, कभी कभी पूछता है कि सबसे खतरीला भूकंप कौन है, तो जोन 5। भारत की सबसे खतरीला तो जोन 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा बच्चों लेकिन पूरी एक्सप्लेन रहेगा, तो वीडियो में बने रहिए, छोड़ना नहीं है। 5 नंबर यहाँ से पूछता है, एकदम पूछेगा ही पूछेगा। चलिए भूकंपीय तरंग, देखिए पृथ्वी के स्थल मंडल में जब ऊर्जा अचानक मुक्त होती है तो कई प्रकार की तरंगें निकलती हैं, तो वही तरंगों को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए भूकंप के समय उठने वाले कंपन मुख्यतः प्राथमिकी को पी, यानी प्रथम को क्या कहते हैं, पी, द्वितीय को एस से सूचित करते हैं तथा दीर्घ को एल तरंगों में बांटा गया है। पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में आगे पूछेगा कि कौन तरंग सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता है सर, तो पी तरंग। कौन तरंग सर, पी तरंग। दूसरा एस तरंग। एस तरंग सबसे खतरीला है और यह क्षैतिज रूप से चलने के कारण किसी स्थान में सबसे बाद में पहुंचता है, लेकिन बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। यहाँ से आपको सबसे जानने योग्य, देखिए सबसे अधिक जानने योग्य जो प्रश्न है ये, डू यू नो, अधिक केंद्र, भूपटल का वह केंद्र जहां भूकंप का तरंग सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, अधिक केंद्र। बोलिएगा, भूपटल का वह केंद्र जहां भूकंप के तरंग सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे क्या कहेंगे, अधिक केंद्र। उसे क्या कहेंगे, अधिक केंद्र। देखिए भूकंप केंद्र, इसे केंद्र भी कभी कभी लिखा हुआ रहेगा, कभी कभी क्या लिखा रहेगा, केंद्र। तो भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र। देखिए अगला और तीसरा को ध्यान से देखिएगा, पूर्व कंपन तथा अनुकंपन भूकंप। तो भूकंप आने के पूर्व तथा भूकंप के बाद कम गहनता अनेक कंपन होते हैं, समान तौर पर यंत्रों की मदद से यह पता चलता है। यानी भूकंप आने से पहले भी हमको कुछ कंपन महसूस होता है, हल्का कंपन महसूस होता है, और जब भूकंप आते रहता है तो देखते होंगे गांव देहात में कभी कभी धरती हिलता है तो लोग घर से बाहर भागते हैं, और भूकंप आने के बाद भी हल्का उनका झटका रहता है। इसी को पूर्व कंपन तथा अनुकंपन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सर, भूकंप के
बचाव के उपाय, ये एकदम वीवीआई पॉइंट है। पूछेगा आपसे भूकंप किसे कहते हैं, इसके बचाव को लिखें। तो आइए भूकंप का पूर्वानुमान। देखिए कई प्रकार ऐसे यंत्र है, कई ऐसे वैज्ञानिक है जो भूकंप को पूर्वानुमान लगा लेते हैं, यानी भूकंप आने से पहले वहां पता चल जाता है कि यहाँ भूकंप आने वाले हैं। तो चीन जैसे देश में देखिए सरीसृप, रेंगने वाले जीव, बड़े जानवर और पंछियों की गतिविधियां और शोर के आधार पर भूकंप को पूर्वानुमान कार्य किया गया। यानी नहीं समझे आप, नहीं समझे तो सर समझिएगा क्या होता है चीन में कि बड़े बड़े पंछी, रेंगने वाले जीव और बड़े बड़े पंछियों, इनकी गतिविधियां शोर हो जाती है। भूकंप आने से पहले इनको पता चल जाता है, तो ये क्या करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। उससे भी चीन में क्या होता है, लोग सतर्क हो जाते हैं। आगे दूसरा, भूकंप के बचाव के उपाय हम पढ़ रहे हैं सर। दूसरा, भवन निर्माण। तो हमें ऐसे भवन का निर्माण करना चाहिए, ऐसे भवन का निर्माण करना चाहिए जो भूकंप को सह सके, या कम पूंजी लगा के ऐसे भवन का निर्माण सके जिससे कम नुकसान हो, वैसे भूकंपीय क्षेत्र में ऐसा हमें भवन निर्माण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी कोई भूकंप आएगा तो सबसे ज्यादा क्षति किसका होता है, जान माल। तो इसकी सुरक्षा के विशेष बल आवश्यकता है, यानी विशेष प्रकार की सुरक्षा के लिए इनको व्यवस्था किया जाए। किनके द्वारा सर, सरकार द्वारा। चौथा सर प्रशासनिक कार्य। चौथा सर प्रशासनिक कार्य। भूकंप की बर्बादी को रोकने के लिए, भूकंप की बर्बादी को रोकने के लिए प्रशासनिक कार्य, यानी आसपास के जो पुलिस स्टेशन है और जो कर्मचारी है उनको सतर्क होना चाहिए। आधुनिक मीडिया यानी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहिए कि फलाना दिन को यहाँ भूकंप आने वाली है। तो ये कार्य किनका है, तो हमारे आसपास के थाना जो है, जिला अधिकारी पुलिस है, जो हमारे थाना है, जिला है, वो सब पुलिस को कार्य ये होता है हमको सतर्क करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, गैर सरकारी संगठनों का सहयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर। पूछिए सर कैसे, ये जो है सरकार की मदद से नहीं, हम लोग खुद कर सकते हैं। भूकंप में हम, ध्यान से सुनिएगा, भूकंप में हम क्या करते हैं, किसी प्रकार से, देखिए भूकंप में हम किसी प्रकार से जातिवाद भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से जाति को लेकर, धर्म को लेकर, अमीरी को लेकर, गरीबी को लेकर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सबको एक साथ करके एक संगठन बनानी चाहिए जिससे भूकंप के समय एक दूसरे की मदद की जा सके। और जिनके पास कार, ट्रैक्टर या जो भी वाहन है, बाइक है, उनसे क्या करें, जितना जल्दी हो सके निजी अस्पताल में ले जाके भर्ती कराया जाए। ऐसे सहयोग करके हम भी भूकंप को कम कर सकते हैं। विद्यालय में देखिए, जो भी विद्यालय, वहाँ बच्चों को भूकंप की जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए। भूकंप के लिए अवश्य जानकारी दी जानी चाहिए। और बच्चों को तो खास करके दिलो दिमाग में बैठा देना चाहिए कि भूकंप के समय किसी भी प्रकार से जातिगत भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तुरंत ही अपने आसपास के प्रशासनिकों को फ़ोन करें, आसपास के अस्पतालों में फ़ोन करें ताकि एम्बुलेंस जल्द से जल्द आए और जितना लोगों को हो सके बचा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हमने अभी पढ़ा भूकंप से बचाव, अब हम पढ़ेंगे सर सुनामी से बचाव। किससे बचाव सर, सुनामी से बचाव। सुनामी से बचाव। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम पढ़ते हैं सुनामी से। चलिए बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे सुनामी से बचाव। सबसे पहले सर सुनामी आता कहाँ है, समुद्र में। तो ज़्यादा नुकसान किसको होगा, समुद्र के तटीय रहने वाले लोगों को। तो सुनामी का विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में देखने को मिलता है, यानी समुद्र के किनारे जो रहते हैं, तट के कई किनारे मीटर तक ऊंचाई उठने वाले तरंग, तट के किनारे मछली पकड़ने वाले नाव, मोटरबोट। और जब समुद्र में सुनामी आ जाता है तो समुद्र के किनारे, तट के किनारे बसे वस्तुओं को, इतना ही नहीं, समुद्र पर बैठे पर्यटकों को संभलने का मौका भी नहीं देते हैं और वो इतना तेजी से आते हैं कि बहुत सारे तट पे नुकसान पहुंचाते हैं। तो तट के किनारे नारियल वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं। विनाश का तांडव का प्रबंधन आवश्यक है। तो भूकंपीय तरंगों को समान सुनामी के पूर्व कंपन अनुकंपन लाते हैं, अतः उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो कैसे लगाया जा सकता है सर, तो पहला देखिए, पहला पॉइंट समुद्र से बचाव के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, समुद्र के बीच में इसके लिए स्टेशन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। स्टेशन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जो समुद्र की सतह से क्षैतिजों का हलचल का अध्ययन कर तट को संकेत दे सके। यानी जब समुद्र के बीच में स्टेशन और या प्लेटफॉर्म हम बना देंगे तो समुद्र में हलचल होगी तो उसकी जानकारी हमें पहले किनारे पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा सर, तो देखिए
तट के किनारे वाले मछुआरे तट के बीच समुद्र में जाने का संदेश दे सके। गहरे सागर मछुआरे सुरक्षित रह जाते हैं क्योंकि वहां पर चलने वाली क्षैतिज अवरोधक अभाव में किसी प्रकार का विनाशिक नहीं करती है। सही पूर्वानुमान लोगों को सुनामी से बचा सकता है। सही पूर्वानुमान लोगों को सुनामी से बचा। तटबंध का निर्माण नहीं समझे, किनारों पर तटबंध का निर्माण और मैंग्रोवा झाड़ी का विकास। मैंग्रोवा के बारे में आप पढ़े होंगे, पिछले अध्याय में ही पढ़ चुके होंगे कि मैंग्रोवा जैसी संघनन वनस्पति है जो एक झाड़ी वाला पौधा है जो किनारे पे लगा देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है सर? तो आय और समुद्र सुनामी से बचने के लिए तरीका है। तो देखिए, राज्य सरकार गैर सरकारी संस्थाओं को तटीय प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाने का परीक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये भी हम लिख देंगे सर, समुद्र से बचाव के लिए सर। इस व्यवस्था के अंतर्गत सुनामी में मिले समुद्र स्थल खंडों को तुरंत भागने के लिए तैयार करना चाहिए। समुद्र में सामूहिक बचाव का कार्य में लग जाना चाहिए। देखिए, सुनामी जल स्थिर के बाद सामूहिक बचाव में लग जाना चाहिए। घायलों को चिकित्सा एवं अतिरिक्त स्वच्छ पेय जल व भोजन की व्यवस्था कराना चाहिए। आकस्मिक तत्वों पर लूट और उन्हें आम लोगों को सहयोग लेने की आवश्यकता है। बस्तियों को पुनर्वास एवं भवन निर्माण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। तो जल्दी से ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, महासागर के तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? अरे बोलो। तो पहला सर सुनामी। किस नाम से जाना जाता है सर? सुनामी। किस नाम से सर? सुनामी। आगे, 26 दिसंबर 2004 को विश्व की किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? बताए थे सर, बंगाल की खाड़ी। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी। भूकंप की पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली प्रथम तरंग बताए थे सर? पी तरंग। क्या बताए थे सर? पी तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप के केंद्र एवं ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है अधिक केंद्र। क्या कहा जाता है सर? अधिक केंद्र। क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र। क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र। तो आगे बढ़ते हैं। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव में का इनमें से कौन सा सही तरीका नहीं है? ये नहीं को देखिएगा ध्यान से। नहीं को कितना लोग इग्नोर कर देते हैं, इसी में गलती हो जाता है बच्चे। तो ध्यान से देखिएगा, नहीं है। भगवान के भरोसे बैठे रहना। भगवान के भरोसे बैठे रहना ये नहीं है। तो सही तरीका क्या है सर? तो सही तरीका है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों का कार्य करना। तो चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। फिर भी एक बार देखते हैं सब्जेक्टिव जो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम आपको उनका नोट्स भी बनाकर डाल देंगे। तो फटाफट बच्चों, भूकंप के केंद्र एवं अधिक केंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो बताया हुआ है, ये भी आपको बताया हुआ है सर। दूसरा, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख तरंगों का नाम लिखिए। ई तरंग, एस तरंग और एल तरंग। भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। भूकंप जो है पृथ्वी पर आता है, सुनामी जो है समुद्र में आता है। इस प्रकार से हम इनका उदाहरण दे सकते हैं सर। भूकंप है जो स्थल मंडल पे भारी नुकसान पहुंचाता है। सुनामी जो है स्थल मंडल समुद्र के किनारे तटीय मैदानों पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चलिए, सुनामी से बचाव के 3 उपाय बताए। मात्र 3 उपाय बताना है बच्चों, तो बता दीजिएगा, आसानी से बता दीजिएगा। समुद्र के बीचों बीच क्या लगाया जाए? स्टेशन या प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिससे बच्चों क्या पता चले, हमको आसानी से पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है। मछुआरों को बीच में रहने के लिए दिया जाए, उनसे अनुमान लगाया जा सके कि वो हमें किस तरह करते हैं। तो चलिए, आप खुद से बना लीजिएगा तो ठीक है, वरना कमेंट कीजिएगा वीडियो में, हम आपको सारा प्रश्न का आंसर भी करा देंगे। तो बच्चों, आप जान लीजिए, मेरा नाम है SM सर। हम आप लोगों को प्रत्येक दिन क्लास 7 से लेकर 10 तक सोशल साइंस और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्लेन रूप से पढ़ाएंगे। तो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएंगे। तो चलिए बच्चों, कुछ दीर्घ प्रश्नों को देख लेते हैं। अगर आपको दीर्घ प्रश्न नहीं बनेगा तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट